सबसे पहले तो मेरी धारा का मान कम हो जाता है, जिससे दक्षता बढ़ती है, हमारी वोल्टेज का क्षय क्या होता है, कम होता है। ठीक है, फिर आपका क्या क्या फायदा हुआ विद्यार्थी जी, फिर आपका उच्च वोल्टेज का लाइन का लोड भी कम हो जाता है, हमारी साइज भी क्या होती है, छोटी हो जाती है, कुल पूंजी लागत भी क्या होती है, कम हो जाती है, संचरण लाइन का लॉस भी कम हो जाता है, फॉल की संभावना भी कम हो जाती है, सिंक्रोनाइजेशन की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ट्रांसमिशन लाइन का एफिशिएंसी तो बढ़ ही गया। ठीक है कि नहीं। और हम इसी को एक लाइन में यहां लिख दें, यानी आपके साहब जी चालक की मात्रा या यूं समझें तो कॉपर की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है साहब, यह भी घट जाती है। तो पूरा सिस्टम आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। इन्हीं सारे कारणों से हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके 3 मुख्य अंग होते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होते हैं, 3 अभिन्न अंग होते हैं, जिसके माध्यम से हमें बिजली पहुंचती है। तो उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, द्वितीय, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अभिन्न अंग क्या होता है सरकार, आपका सबसे पहला होता है फीडर। ठीक है, दूसरा आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको वितरक कहते हैं। तीसरा आपका क्या होता है, सर्विसमैन। क्या होता है साहब, सर्विसमैन। आप सब तो काफी मेहनती छात्र हैं। ठीक है, आप सब तो काफी मेहनती छात्र हैं। ये देख लीजिए साहब, हमारा यहाँ है आपका सब स्टेशन, उससे हमने इधर भी जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ आपकी क्या है, अलग अलग हमारी साहब जी सर्विसमैन। तो ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, यह आपका क्या है, फीडर है। क्या है, फीडर। ये वाला लाइन आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। और ये आपकी क्या है, सर्विस मेंस है। पढ़े लिखे विद्वानों ध्यान रखिएगा, हमारी जो फीडर है, सबसे पहली बात, कोई टैपिंग नहीं होती है, कटिया इसमें नहीं फंसा सकते हैं, कोई टैपिंग नहीं होती है। इसका काम क्या है, सब स्टेशन को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ना। क्या करना, सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूटर से या 2 सब स्टेशन को जोड़ना। क्या करना, 2 सब स्टेशन को जोड़ना। अब आप कहेंगे सर इसको पहचानेंगे कैसे, तो आपका जो ट्रांसफार्मर है आपके दरवाजे पर लगा हुआ, उस ट्रांसफार्मर में इधर से जो 3 तार इनकमिंग है, वही आपकी क्या है, फीडर है। जो 3 तार इनकमिंग हुआ, फिर अगला बुशिंग से 4 तार निकला, जो 4 निकल रहा है वो है डिस्ट्रीब्यूटर। यानी आपका जो 4 निकला, जिसमें आर वाई बी और एक न्यूट्रल है, तो ये मेरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, और जो 3 इन हुआ था आर वाई बी, वह आपका क्या था, फीडर था। तो मेरा फीडर फीड किया किसको, ट्रांसफार्मर को, और डिस्ट्रीब्यूटर वहां से गया बांटने के लिए। स्वाभाविक सी बात है। तो हम जो हैं, फीडर में वोल्टेज का मान क्या होता है, उच्च होता है। इसमें आप टेपिंग करेंगे तो 11 के भी 33 के भी का वोल्टेज रहता है, 66 का वोल्टेज रहता है। उतना पर आप तार दीजिएगा कि तार के साथ आप भी निकल जाइएगा साहब, है कि नहीं है, मुलाकात भी नहीं होगी, रेजिस्टेंस हीटिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 3000 डिग्री सेल्सियस पर कुछ नहीं बचेगा, स्वाहा हो जाइए। हाँ, थोड़ा सा मांस का लोथड़ा बच जाए तो बच जाए विसर्जित करने के लिए, लेकिन उसका भी चांस नहीं है, उसका भी चांस नहीं है। समझे कि नहीं, सैटेलाइट इमेज आपका प्राप्त हो सकता है। आइए साहब जी, तो क्या हो जाएगा, एसएस को जोड़ना। अब बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, सरकार भी आए हुए हैं, सरकार जरा बताइए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फीडर के आकार का निर्धारण किस आधार पर करते हैं। मौका दीजिए, अब जब साहब बैठे हैं तो किस आधार पर करते हैं इसके आकार का निर्धारण। 2 ही ऑप्शन है, धारा और वोल्टेज। बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, जीवन भर याद रख लीजिएगा विद्यार्थी जी। हमारी चालक तार है या फीडर, समान रूप से क्या है, कंडक्टर है, कुछ विशेष नहीं है, यह नाम है फीडर, काम फीडिंग का कर रहा है। समझे कि नहीं, कोई भी चालक तार जो है, उसकी मोटाई, उसका आकार सिर्फ और सिर्फ धारा के मान पर निर्भर करता है। यानी यह धारा के आधार पर तय की जाती है विद्यार्थी जी, वोल्टेज के आधार पर इंसुलेशन की मोटाई, वोल्टेज के आधार पर इंसुलेशन की मोटाई। यहीं पर नोट कर लीजिएगा, इसके आकार का निर्धारण, इसके आकार का
निर्धारण धारा रेटिंग पर निर्भर करती है। क्या होती है? धारा रेटिंग पर निर्भर करती है। क्या होती है साहब? धारा रेटिंग पर निर्भर करती है। कंसेप्ट क्लियर? और वो भी कौन सी धारा? लोड की धारा जिससे जुड़ा हुआ है। फिर हमारा है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर में आप टैपिंग करते हैं। टैपिंग कहां करते हैं? बिल्कुल साहब जी, टैपिंग किया जाता है। यह भी आपकी कंडक्टर ही है साथियों। क्या है? टैपिंग किया जाता है। अब जरा गौर कर लीजिएगा, जाता है। सर्विसमैन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटर से, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर के, कहां सब? कंज्यूमर के मीटर तक, यानी घर तक, है ना? कंज्यूमर के मीटर तक विद्युत, बिल्कुल विद्युत आपूर्ति प्रदान करने वाला आपका क्या है? अवयव है। समझ गए? यानी आपके घर से जो गया है यह हमारा 3 फेज 4 तार वाला प्रणाली, उसमें से जो आपको तार एक खींच करके आपके मीटर तक कनेक्शन किया है, वही तार आपका क्या है? सर्विस मेन है साथियों। ठीक है? और जो जा रहा है आपके सामने से वो डिस्ट्रीब्यूटर है। ट्रांसफार्मर में जो इन किया वो फीडर है। तीनों को आप समझ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इससे प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है कि हम टैपिंग किसके साथ करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा टैपिंग हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करते हैं। अब रही डिस्ट्रीब्यूटर का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटर का वोल्टेज के ड्रॉप के आधार पर होता है। किस पर होता है? ध्यान रखिएगा साहब, इसका निर्धारण किस आधार पर होता है? वोल्टेज ड्रॉप पर होता है। इसका निर्धारण वोल्टेज ड्रॉप पर होता है। वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर होता है। ठीक है? वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर होता है। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न आपसे मैं पूछ लेता हूं कि हमारे घर के सामने से मान लीजिए जा रहा है क्या साहब? ट्रांसमिशन लाइन नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जा रहा है। ठीक है? अब उस डिस्ट्रीब्यूटर से सर्विस मेन जो हम खींचेंगे उसका अधिकतम कितना लंबाई एक्सेप्टेबल है? 100 मीटर का खींच लेंगे तो नहीं चलेगा। अधिकतम 40 मीटर का डिस्टेंस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिएगा साथियों कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से सर्विसमैन, यानी सर्विसमैन तार की लंबाई अधिकतम 40 मीटर हो सकती है। उसको भी नोट कर लीजिए। क्या है सरकार? उसको भी नोट कर लीजिए। यानी सर्विसमैन की अधिकतम लंबाई, सर्विसमैन की अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? 40 मीटर तक हो सकती है। इससे ज्यादा अगर आपका क्या है, इससे ज्यादा अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर दूरी पर है तब आप अलग से पोल मंगवाइए। हाँ, पोल अलग से मंगवाइए। इससे ज्यादा डिस्टेंस का हमको रखने का कोई नीड नहीं है। तो सर्विसमैन की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? 40 मीटर हो सकती है। अब एक और छोटी सी चीज समझ लीजिए विद्यार्थी जी, वितरण प्रणाली में थक जा गया है बालक, है ना? पढ़ते पढ़ते भी आदमी थक जाता है ना? क्या विद्यार्थी, आपकी कक्षाएं जो हैं अब 3 जनवरी से नियमित रूप से संचालित। अब यहां पर देखिए साहब जी, हमारा सिस्टम कंपेरिजन से क्वेश्चन पूछता है अधिकतम वोल्टेज चालक और अर्थ के बीच। हमने पहले भी नामबा नहीं बताया था। यह अधिकतम वोल्टेज आपका चालक एवं अर्थ के बीच। ठीक है? आइए साहब।
अधिकतम वोल्टेज चालक एवं अर्थ के बीच। अधिकतम वोल्टेज दो चालक के बीच। अधिकतम वोल्टेज दो चालक के बीच। चालक के बीच अधिकतम वोल्टेज दो चालक के बीच। अब यहां ध्यान दीजिएगा गंभीरता पूर्वक साहब, यहां पर मैं जो चर्चा कर रहा हूं वितरण प्रणाली में कॉपर की मात्रा की चर्चा कर रहा हूं। किसकी चर्चा कर रहा हूं? कॉपर की मात्रा। ध्यान रखिएगा साहब जी, पहला है हमारा डीसी सिस्टम। पहला है डीसी सिस्टम। अब देखिए डीसी सिस्टम में पहली व्यवस्था है दो तार प्रणाली। क्या है साहब? दो तार प्रणाली। दो तार प्रणाली में आपका तांबा का मान चालक और अर्थ के बीच भी कितना? 1। यहां भी दो चालक के बीच कितना? 1, यानी समान रूप से है, कोई ज्यादा नहीं। इसी को स्टैंडर्ड मान करके हम आगे काम करने वाले। दूसरा देख लीजिए व्यवस्था क्या है, दो तार लेकिन मध्य बिंदु आपका क्या है साहब? अर्थड। मध्य बिंदु क्या है? भू संयोजित। तो दो तार में मध्य बिंदु जब भू संयोजित हो गई तब आपका 0.25 मेरा कॉपर की मात्रा, यहां पर आपका 1 हो गया दो चालक के बीच का अधिकतम वोल्टेज। फिर तीसरा आ जाइए साहब, तीन तार प्रणाली। तीन तार प्रणाली में आपकी मात्रा देखिए कितना हो जाएगा? 0.3125, यहां हो जाएगा 1.25। मेरा वोल्टेज का मान बढ़ गया दो चालक के बीच। कहां पर? तीन तार प्रणाली में। आपको बड़ा कॉलम बनाना है, अगले पेज में भी जाएगा। नोट करने वाले छात्र जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, अब तीन तार के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसी सिंगल फेज सिस्टम। क्या हो गया? एसी सिंगल फेज सिस्टम। ऐसे बीएसपीएसएल में सभी बच्चे बहुत अच्छे मिले। जितना भी बैच मैंने पढ़ाया आप सब लोगों ने बहुत सम्मान हमको दिया, बड़ा प्रेम भाव रहा और काफ़ी अच्छा संबंध भी रहा। सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो जाएं। हम तो यही दुआ करेंगे कि 2156 बच्चा मेरा ही पढ़ाया हुआ रहे। थोड़ा लोभ ही है, हम शिक्षक को लोभ रहता है कि मेरा ही बच्चा सेलेक्ट हो, दूसरा जगह का नहीं हो, है कि नहीं है? तो हम तो यही इच्छा रखेंगे। चलिए, एसी सिंगल फेज सिस्टम, इसमें देख लीजिएगा साहब जी, आपका है दो तार। इसमें आपका दो तार जो है 2/cos²φ। आप नौकरी ले लीजिए, आएंगे आपके विवाह में, हम आएंगे। हाँ हाँ, नौकरी ले लीजिए तब आएंगे। ये भी क्या हो जाएगा? 2/cos²φ हो जाएगा। आइए, दूसरा है साहब जी, दो तार मध्य बिंदु भूयोजित। क्या है? दो तार मध्य बिंदु भूयोजित, यानी हमने मिडिल पॉइंट को क्या किया? अर्थ से जोड़ दिया है। इसमें क्या हो जाएगा? 0.5/cos²φ हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? 2/cos²φ। नेक्स्ट आइए साहब जी, तीसरा जो है वो मेरा तीन तार प्रणाली है। तीन तार में कितना होगा? 0.625/cos²φ हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर क्या हो जाएगा? 2.5/cos²φ। ये कॉस जो है ना वो पावर फैक्टर को क्या कर रहा है? सूचित कर रहा है। तो आप लोग जानते ही हैं, है ना? क्या जानते हैं? पावर फैक्टर को सूचित कर रहा है। नेक्स्ट साहब जी तीसरे पर आते हैं, एसी दो फेज सिस्टम। क्या है? एसी दो फेज सिस्टम। इसमें जरा ध्यान दे दीजिएगा। एसी दो फेज में हमारा पहला है आपका दो फेज, है ना? दो चार तार, दो फेज और चार तार। दो फेज चार तार में जो है मेरा होता है 0.5/cos²φ। फिर आइए, यहां दो चालक के बीच वोल्टेज होता है 2/cos²φ। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, आगे बढ़ें।
अगला है इसी हमारे एसी 2 तार प्रणाली के अंदर मेरा दूसरा है साहब जी, हमने 2 फेज 4 तार कर लिया, अब 2 फेज 3 तार। 2 फेज 3 तार में क्या हो जाएगा 1.457 बटा आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, और इधर आपका हो जाएगा 2.91 बटे कॉस स्क्वायर फाई। अब अगला आपका आ गया सी नंबर में 3 तार प्रणाली, यानी 3 फेज सिस्टम है ना, इसको आप कह दीजिए 3 तार प्रणाली की जगह पर 3 फेज प्रणाली लिखना ज्यादा सही है, यहां कर दीजिए 3 फेज प्रणाली। अब 3 फेज प्रणाली में भी पहला आपका क्या हो जाएगा 3 फेज कितना तार 3 तार, 3 फेज 3 तार में 0.5 बटे कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, और यहां होगा 1.5 बटे कॉस स्क्वायर फाइव। अगला हमारा देखिए साहब जी आपका है जिसका बहुतायत यूज होता है 3 फेज 4 तार, इसका हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, हालांकि इसका भी कर रहे हैं लेकिन ट्रांसमिशन में इसका कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में ये कितना हो जाएगा 0.583 अब बटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव, इधर आपका हो जाएगा 1.75 बटे कॉस स्क्वायर फाइव। इसमें साथियों आप लोग 3 फेज वाले को जरूर याद कर लीजिएगा, और दूसरा नंबर में आप डीसी वाला को जरूर याद कर लीजिएगा। ए नंबर और आपका सी नंबर जो हमारा है चौथा वाला, ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझे कि नहीं, ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी बीच वाला से क्वेश्चन का चांस थोड़ा कम है। आइए साहब जी आगे बढ़ते हैं। अब हम एक छोटी बात पर चर्चा करते हैं जो क्वेश्चन बार बार टकराता है कि आखिर हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन क्यों करना चाहिए और करने से हमें फायदा क्या होता है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार आपको क्या है साहब जी मिलता है, ठीक है कि नहीं। तो आप जरा ध्यान लीजिए रखिएगा, हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन के लाभ क्या क्या फायदा होता है। सबसे पहली बात साहब जी आप जरा ध्यान रखिएगा, मेरा जो वॉल्यूम होता है वह क्या होता है पी स्क्वायर बटे वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू रो एल का स्क्वायर बटा आपका डब्ल्यू, जो कि पावर लॉस को सूचित कर रहा है। यानी आप क्या देख रहे हैं, मेरा जो आयतन है वह 1/v स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, मेरा जो आयतन है 1/cos स्क्वायर फाई के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अगर आपका वोल्टेज बढ़ता है तो आप क्या देख रहे हैं, मेरा वोल्टेज जब बढ़ रहा है तो यहाँ से आप स्पष्ट देख रहे हैं वोल्टेज मेरा बढ़ रहा है, मेरी साइज क्या हो रही है घट रही है कि नहीं घट रही है। आपको बहुत मोटा मटेरियल का यूज नहीं करना पड़ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर घटा तो सस्ता भी हुआ कि नहीं हुआ। मटेरियल का जब साइज छोटा हो गया तो यह आपके लिए सस्ता भी हो गया। यही सिर्फ सस्ता नहीं हुआ, वजन हल्का हुआ तो आपको टावर्स भी क्या करने पड़े, टावर भी आपको थोड़े से सामान्य लगाने पड़े, बहुत ज्यादा मजबूत वाला नहीं भी लगाइएगा तो काम चल जाएगा। आपका प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, ये सब भी एक फायदा हो गया। दूसरा आप क्या देख रहे हैं, मेरी वॉल्यूम जो है वह आपकी क्या होती है घट जाती है जब आप पावर फैक्टर को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, ये सब भी आपको बेनिफिट मिला। अगला चीज जरा गौर करिए, यहां से और क्या आप जानते हैं साहब, गंभीरतापूर्वक समझिएगा। हमारा जो एक और रिलेशन यहां से मिलता है वह क्या मिलता है देख लीजिएगा। सबसे पहला फायदा है आपकी नियत धारा, क्या होती है साहब, मेरी धारा जो होती है वह नियत हो जाती है, निम्न हो जाती है, यानी आप इसे कह सकते हैं निम्न धारा। क्या होते हैं निम्न धारा, मतलब आप महसूस करते हैं साहब I बराबर P/V cos फाई। कोई कष्ट विद्यार्थी जी, सिंगल फेज में जब हम पावर की बात करते हैं तो P बराबर VI cos फाई होता है, कोई दिक्कत। यहां से क्या महसूस हुआ, I मेरा व्युत्क्रमानुपाती वोल्टेज के है, मेरा वोल्टेज बढ़ेगा, मेरी करंट घट रही है। अब मेरी करंट जब घट रही है तो उसके कारण होने वाला I²R लॉस यह भी क्या हो रहा है कम हो रहा है। और आप क्या जानते हैं, लॉसेस जब आपकी कम होती है तो मेरी दक्षता क्या होती है
बढ़ जाती है। तो क्या फायदा मिला? धारा के कम होने से दक्षता आपके ट्रांसमिशन लाइन की क्या होती है? अधिक हो जाती है। क्या होती है साहब? दक्षता अधिक हो जाती है। ठीक है, पहली चीजें। दूसरी चीजें यहां से आइए, दूसरा है आपका साहब जी लो वोल्टेज ड्रॉप। क्या हो गया? निम्न वोल्टेज क्षय, निम्न वोल्टता क्षय, लेस वोल्टेज ड्रॉप। अब ये लेस वोल्टेज ड्रॉप आपका कैसे हो रहा है? तो हम सब लोग जानते हैं डेल्टा भी बराबर क्या होता है? आई आर कॉस फाई प्लस माइनस आई एक्स साइन फाई। अब जरा जड़ ही मेरा कमजोर हो गया, मेरा आई ही जब कम हो गया तो टोटल वैल्यू ही मेरी क्या होगी? कम हो जाएगी। जब आई ही कम हो गया तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए वोल्टेज का क्षय भी आपका कम हो गया, यानी इनपुट से आउटपुट की तरफ वोल्टेज के मान में बहुत कमी नहीं आई। आपके लिए बड़ा अच्छा है, लाइन लॉस आपका क्या हो गया? कम हो गया। अगला आइए साहब जी, तीसरा फायदा देखिए। तीसरा फायदा जो हमारा हो रहा है वह क्या हो रहा है? तो आपके लाइन चालक का भार भी कम हो रहा है। क्या हो रहा है? उच्च वोल्टेज से, उच्च वोल्टेज के कारण हमारी साहब लाइन का भार ही क्या होता है? कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है विद्वान? अभी जस्ट अभी क्या ध्यान रखिएगा, अभी वही चीज यहां भी क्लियर हो जाएगा। हमने क्या देखा अभी? मेरा ए किसके व्युत्क्रमानुपाती है? भी स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती है। मेरा वॉल्यूम किसका व्युत्क्रमानुपाती हुआ था? भी स्क्वायर का। भी पहला जो बताए थे यहाँ वॉल्यूम बराबर पी स्क्वायर बटा भी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ रो एल स्क्वायर ओमेगा डब्ल्यू था ना। ये डब्ल्यू पावर लॉस है, लाइन लॉस है। ये भी स्क्वायर का वॉल्यूम हो रहा है व्युत्क्रमानुपाती। अब वॉल्यूम जब आ गया तो एल बी एच आ गया तो आपका नेचुरली मेरा क्या है? साइजो ना घट गया। ये वॉल्यूम किसका है? ये वॉल्यूम है आपके चालक का। किसका वॉल्यूम है? चालक का वॉल्यूम है। तो जब वॉल्यूम घटता है तो साइज भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। पहली चीज। दूसरा कंसेप्ट यहां से और क्या मिला? वोल्टेज बढ़ा तो करंट घटा, करंट घटा तब भी हमारा कंडक्टर क्या हो जाएगा? छोटा साइज का। करंट घटा तो करंट के कारण होने वाला लॉस भी क्या हो गया? कम हो गया। तो मेरे ट्रांसमिशन लॉस भी क्या हो गया? कम हो गया। मेरा लाइन का वजन भी क्या हो गया? चालक का जब साइज घट हो गया तो ये भी घट गया। अब जब वजन घट गया, हल्का चालक आपका लगाना पड़ा तो कुल पूंजी लागत भी क्या होती है? बिल्कुल साहब, कुल पूंजी लागत भी, यानी सिस्टम आपका क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है। क्या होता है सरकार? आपका सस्ता हो जाता है कि नहीं? क्या होती है? सस्ती हो जाती है। आगे बढ़िए साहब जी। संचरण लाइन की हानियां भी क्या हो गई? कम हो गई। बिल्कुल, संचरण लाइन की हानियां भी आपकी क्या हो गई? कम। हानियां भी कम हो जाती हैं। तो कितना ज्यादा फायदा हमको मिल रहा है? मेरा कंडक्टर का साइज कम हो गया, लाइन लॉस कम हो गया, इफिशिएंसी हमारी बढ़ गई। और तो और साहब जी ध्यान रखिएगा, छठा नंबर में क्या हो रहा है? फॉल्ट करंट कम हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉल करंट घट जाता है। फॉल करंट घट जाता है तो आपका सिस्टम में फॉल्ट होने की चांसेस भी कम हो जाती है, यानी आपका लाइन क्या होता है? सुरक्षित अधिक महसूस करेगा, है ना? अधिक सुरक्षित रहेगा, आपके लाइन पर जल्दी कोई नुकसान नहीं होगा। सातवें नंबर में और क्या फायदा होता है? सिंक्रोनाइजेशन जो आप करते हैं, क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन की स्थायित्व तो होती है। क्या होती है? उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या होती है साहब? बढ़ जाती है। हमारे सिंक्रोनाइजेशन की स्थायित्व तो बढ़ जाती है। यानी स्पष्ट रूप से साहब जी आप यहां ध्यान रखिएगा, सिंक्रोनाइजेशन की स्थायित्व का मतलब है स्टेबिलिटी। आपको मालूम है ना, हम ट्रांसमिशन लाइन में सिंक्रोनाइजेशन किसके किसके बीच करेंगे? हम करेंगे सिंक्रोनाइजेशन अल्टरनेटर व बस बार के बीच। किसके बीच करेंगे? अल्टरनेटर और बस बार के बीच सिंक्रोनाइजेशन करेंगे। उसका भी स्टेबिलिटी बढ़िया हो जाता है। और तो और साहब जी हमारी फाइनली क्या हो गया? सीधे एक लाइन में बोले तो आठवें नंबर में कह सकते हैं हमारे ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता बढ़ जाती है। क्या होती है? ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता बढ़ जाती है। इसकी दक्षता क्या होती है? बढ़ जाती है। सब क्लियर? इतना फायदा हुआ, जरा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरी धारा का मान कम हो जाता है।
जिससे दक्षता बढ़ती है, हमारी वोल्टेज का क्षय क्या होता है, कम होता है। ठीक है, फिर आपका क्या क्या फायदा हुआ विद्यार्थी जी, फिर आपका उच्च वोल्टेज के कारण लाइन का लोड भी कम हो जाता है, हमारी साइज भी क्या होती है, छोटी हो जाती है, कुल पूंजी लागत भी क्या होती है, कम हो जाती है, संचरण लाइन का लॉस भी कम हो जाता है, फॉल की संभावना भी कम हो जाती है, सिंक्रोनाइजेशन की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ट्रांसमिशन लाइन का एफिशिएंसी तो बढ़ ही गया। ठीक है कि नहीं। और हम इसी को एक लाइन में यहां लिख दें, यानी आपके साहब जी चालक की मात्रा या यूं समझें तो कॉपर की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है साहब, यह भी घट जाती है। तो पूरा सिस्टम आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। इन्हीं सारे कारणों से हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं।